हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग यूजी नेट एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, और क्योंकि आप लोगों का पेपर की डेट आ गई है, तो अब आप लोगों को प्रीवियस ईयर के पेपर जो हैं वो सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने ये इसके पहले 2016 का एक वीडियो सॉल्व पेपर जो प्रीवियस ईयर का आपको दिया था। अब आज का जो पेपर है वो हम लोगों का है जनवरी 2017 में। जो पेपर आपका जो हो चुके हैं प्रीवियस ईयर का, वो हम लोग देखेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसका पहला क्वेश्चन है इससे पहला क्वेश्चन है कि अपने उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करिए। ये बताया गया है और इसमें बताया है कि शिक्षक को दर्शन का अध्ययन उसे क्या सहायता करता है। शिक्षक द्वारा दर्शन का अध्ययन उसे सहायता करता है। क्या सहायता करता है? इसमें पहला ऑप्शन है आपका शिक्षा की अवधारणाओं को आसानी से समझने में, एक तो ये है आपका। दूसरा है कि समग्र परिप्रेक्ष्य में सोचने में। तीसरा है जगत और यथार्थ के प्रति तार्किक दृष्टिकोण रखने में। चौथा आपका है शिक्षण हेतु योजना बनाने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त करने में। पांचवा आपका है समालोचनात्मक रूपरेखा तैयार करने में। तो जो ये पूछ रहे हैं कि शिक्षक द्वारा दर्शन का अध्ययन उसे सहायता करता है, किसमें करता है? शिक्षा की अवधारणाओं को आसानी से समझने के लिए। पहला बात तो ये ठीक है। दूसरा है कि समग्र परिप्रेक्ष्य में सोचने के लिए, यानी कि जो शिक्षक होता है उसकी जो तर्क शक्ति है, जो बुद्धि है, जो सोचने की उसकी क्षमता है, वो विद्यार्थी के हर क्षेत्र में सोचने की हो, समग्र विकास के परिप्रेक्ष्य में सोचने की हो। तो वही बात ये कह रहे हैं। तीसरा है जगत और यथार्थ के प्रति जो तार्किक दृष्टिकोण रखने की है, ये भी बात जो है दर्शन जो है उसमें सहायता करता है। और शिक्षण हेतु योजना बनाने में दर्शन कोई सहायता नहीं करता। तो जो 4 आपका है ये कुछ नहीं है, इसमें शिक्षण विधि है, विधि तो अपने हिसाब से चुनेगा, इसमें दर्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और पांचवा जो है समालोचनात्मक रूपरेखा तैयार करने में, ये भी आपका ये ज़रूरत है इसकी। तो आपका पहला जो है, पहला ठीक है, दूसरा ठीक है और तीसरा ठीक है। पहला ठीक है, दूसरा, तीसरा ठीक है आपका, और आपका पांचवा ठीक है। इसके हिसाब से आपका जो सेकंड वाला है वो बिल्कुल आपका ठीक है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है आपका कि सेकंड क्वेश्चन है कि यथार्थ निरंतर परिवर्तनशील है, इसीलिए ज्ञान का स्वरूप सापेक्षिक होता है। इसीलिए कौन से शिक्षाविद ने इस कथन को समर्थन किया है? अब ये कथन दिया गया है कि तो इस कौन से शिक्षाविद हैं जिन्होंने इनका समर्थन किया है? तो जो यथार्थ है वो सदैव बदलता रहता है, यानी कि जो बात पहले सत्य नहीं थी वो आज सत्य है, जो आज सत्य है वो कल नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि जो आप अगर थोड़े पहले के समय में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, तो देखेंगे कि बहुत सी चीज़ें उस टाइम अगर हम लोग मोबाइल की बात करते, उस टाइम कंप्यूटर की बात करते, लैपटॉप की बात करते, या इस तरीके के जो आजकल जो गैजेट हैं, जो प्लेइंग के जो आपके जो प्लेइंग के गैजेट हैं, इन सब की चीज़ों की बात करते, तो उस समय सब उसको मिथ्या मानते कि ये बात सत्य नहीं हो सकती। लेकिन अगर आज हम उस बात को कहते हैं तो वो सत्य होंगी। तो यही कह रहे हैं कि यथार्थ जो है, सत्य जो है, वो निरंतर बदलता रहता है, और इसीलिए ज्ञान का स्वरूप अनिवार्यतः सापेक्षित होता है, एक दूसरे के ऊपर अवलंबित होता है। तो ये बात कही थी जॉन डीवी ने, यानी कि आपका जो सेकंड है वो बिल्कुल ठीक है। अगला आपका है 3 जो क्वेश्चन है,
आपका 3 क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन एक अस्तित्ववादी शिक्षक द्वारा समर्थन प्राप्त करता है। अब जो अस्तित्ववादी शिक्षक है, अगर आप अस्तित्ववादी दर्शन पढ़ते हैं तो उसमें एक अस्तित्व की बात की गई है। उसमें पूरी जो आपको दर्शन जो आपको अगर एक सार में समझे तो उसमें अस्तित्व की बात की जाती है, और ये निराशावादी दर्शन है, और उसमें बच्चे को पूरी स्वतंत्रता दी जाती है, और कहा गया है कि शिक्षा जो है स्वाभाविक है, ये भी बात उसमें कही गई है। तो अगर इसमें देखें कि शिक्षा मूल्य केंद्रित है, नहीं, तो आपका जो सेकंड है शिक्षा स्वाभाविक है, ये बात आपकी ठीक है। तो ये इसका सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका ठीक है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका 4, निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा शिक्षा को सामाजिक विकास और आर्थिक उत्पादन का माध्यम मानती है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सामाजिक विकास की और आर्थिक उत्पादन की बात हो रही है, और ये बात कही गई थी मार्क्सवाद में। वहाँ पे एक पूंजीपति वर्ग था और आपका एक श्रमिक वर्ग था, और वहाँ पे आर्थिक उत्पादन सामाजिक विकास की बातें की गई थी उस दर्शन में। तो आप सीधे इसका जो 4 है ऑप्शन इस पे टिक कर देंगे। चलिए अगला देखिए, आपका 5वां है कि सांख्य दर्शन के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार्य नहीं माना जाता। ठीक है, कि प्रकृति, अब इसमें पहला जो है प्रकृति जो है आपकी, उन्होंने बताया है कि त्रिगुणात्मक है, दूसरी प्रकृति सूक्ष्म है, तीसरा प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय है, और चौथा प्रकृति स्वभाव से विकास मूलक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे सांख्य दर्शन का लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से बहुत विस्तृत रूप से समझा रखा है कि जो प्रकृति है हमारी वो त्रिगुण है, यानी उसमें त्रिगुण है, सत्य है, तम है और रज है। दूसरा प्रकृति हमारी सूक्ष्म है, तीसरा प्रकृति स्वभाव से विकास मूलक है। क्यों? क्योंकि प्रकृति से ही महत निकलता है, महत से ही अहंकार निकलता है, अहंकार से ही तन्मात्राएं निकलती हैं, और उससे भी आगे मन और कर्म इंद्रियां, बहुत सारी चीज़ें ऐसे विकसित होती हैं। तो इसीलिए प्रकृति जो है वो स्वभाव से विकास मूलक है। तो जो हमारा इसमें नहीं है वो हमारा है प्रकृति प्रत्यक्ष रूप से दर्शनीय है, ये बात गलत है। तो इस पर हम ये टिक कर देंगे। चलिए अब आपका जो 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय चिंतन विचारधारा समस्त ज्ञान को सापेक्ष मानती है, यानी कि एक दूसरे पर अवलंबित मानती है। तो ये आपका जैन धर्म, जो जैन दर्शन है, उसमें ये बात की गई है, वो बात को, इस बात को उसमें है वो बात। तो इसका जो तीसरा है आपका, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में 2 सूचियां आपको दी गई हैं, और इसमें एक तरफ विचारक हैं और दूसरी तरफ उनकी संस्था है। तो गांधी जी, पहले गांधी जी हैं, टैगोर है, अरविंदो हैं, विवेकानंद हैं। तो गांधी जी का अगर आप देखते हैं, गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं तो तुरंत आप लोगों को उसमें टॉलस्टॉय फार्म के बाद में ज़रूर पता चलेगा। तो गांधी जी को टॉलस्टॉय फार्म से मिलाएंगे, और टैगोर को आप श्री निकेतन से मिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने शांति निकेतन एक विश्वविद्यालय खोला, और जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो टैगोर को आप श्री निकेतन से मैच कर देंगे, अरविंदो को आप मीरा अंबिका से मैच करेंगे, विवेकानंद को रामकृष्ण स्कूल जो मिशन उन्होंने खोला उससे आप लोग मैच कर देंगे। तो उसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका जो आपका पहला है ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। तो आप इस पे टिक कर देंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य विषय वस्तु गांधी जी के विचारों के अनुरूप नहीं है। अब यहाँ पे भी नहीं पूछ रहा है। इस बात पे आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़ें कि उसमें नहीं पूछ रहा है कि क्या चीज़ पूछ रहा है। कभी आप लोग जल्दी में पढ़ते हैं, नहीं शब्द का ध्यान नहीं देखते हो, गलत टिक लगा देते हैं, बाद में जब घर में आते ध्यान से पढ़ते हैं तब कहते हैं कि ये तो मुझे आता था, मैंने छोड़ दिया। तो इसीलिए जो आपका क्वेश्चन है उसको बहुत ही ध्यान से पढ़िए, क्या पूछ रहा है वो। तो इन्होंने कहा है कि जो गांधी जी के विचारों के अनुरूप नहीं है उस बात को बताइए। तो भाषा तो उनकी फिलॉसफी में थी, जो उन्होंने बुनियादी जो शिक्षा की बात कही या दर्शन है उनका सामाजिक अध्ययन भी था, व्यवसायिक कौशल भी था। और क्या नहीं था वो है अनुवांशिक इंजीनियरिंग जो है वो शब्द नहीं था। तो आप इस पे टिक कर देंगे। अगला है आपका, शिक्षा में आरक्षण नीति के माध्यम से निम्नलिखित में से किस संवैधानिक मूल्य को समर्थन मिलता है। अब ये देखिए, जो ये मूल्य बात है, मूल्य बच्चों आपकी सिलेबस में आप लोगों के जो न्यू आया है उसमें भी है, और मैंने अपने चैनल पे इसको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया हुआ है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो संवैधानिक मूल्य हैं उनको जो आरक्षण नीति के माध्यम से किस मूल्य को समर्थन मिलता है, ये बात पूछी गई, जो आरक्षण नीति बनाई गई है शिक्षा में। तो वो हम देखेंगे, जो समानता है हमारी उसको संवैधानिक मूल्य को इससे समर्थन प्राप्त होता है, यानी कि सेकंड है। अगला आपका है 10 नंबर है जो क्वेश्चन, इसमें शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का समेकित विकास करना है, इस संबंध में किसने प्रतिमान प्रस्तुत किया। तो ये आपका है अरविंदो, जिन्होंने ये बात कही थी। तो इसीलिए ये जो पहला आपका है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सूचियों में किन उपायों के संयोजन में सामाजिक साम्यता और शैक्षणिक जो अवसर हैं को सुनिश्चित होने की संभावना है। अभी आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इनको आपको पढ़ना है कि जो हमारा क्वेश्चन है उससे मैच कर रहा है। पहला है, इसमें सामाजिक साम्यता और शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने की बात कही गई है। तो पहला हम देखते हैं, बालिकाओं की शिक्षा के लिए पृथक व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये बात जो है वो बिल्कुल पृथक व्यवस्था की कोई बात नहीं है कि बच्चों की बालिकाओं की पृथक व्यवस्था हो, तो ऐसी बात ये नहीं है। और दूसरी है, प्रत्येक बच्चे को आगे बढ़ाना और विकास करने की, प्रगति करने का अवसर देना, ये बात ठीक है। जनजातीय समुदाय के बच्चों और गैर जनजातीय समुदाय के बच्चों के अपेक्षा अधिमान्यता देना, अधिमान्यता नहीं, सबको बराबर के अवसर मिलते हैं, तो ये भी गलत है आपका। विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वैविध्यपूर्ण बनाया जाए, तो ये बात ठीक है आपकी। और प्रत्येक स्कूली पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा को शामिल किया जाए। और आपका आगे है कि विद्यालय तंत्र में अनेक पद्धतियों और उपागमों पर जोर दिया जाए। तो अगर हम इनमें देखते हैं तो हमारा जो ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, और आपका 4 ऑप्शन ठीक है, सेकंड और 4, और आपका जो 6 आपका ठीक है। उसके हिसाब से हमारा होगा जो थर्ड है ये आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब अगला है हमारा ये 12 क्वेश्चन है। 12 में पूछा गया है कि इसमें भी मैच करना है आपको कि राजनीति दी गई है, राजनीति और संस्कृति, लोकतंत्र, धर्म, इनको मैच करना है। तो अगर राजनीति हम लोग देखते हैं तो अगर इधर ऑप्शन देखते हैं तो सीधा जो सत्ता कायम रखना, राजनीति का सीधा संबंध जो सत्ता कायम रखने से है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। संस्कृति जो है हमारी व्यवहार और मूल्यों की बात करती है, तो इससे इसको मैच कर देंगे। लोकतंत्र जो है वो साम्यता और न्याय की भावना को बढ़ावा देता है, तो इससे इसको मैच करेंगे। धर्म जो है वो मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देता है, जो धर्म है, तो इसके हिसाब से जो हमारा ठीक होगा वो है जो आपका
4 है, 4 आपका बिल्कुल ठीक है। अब अगला है कि भूमिका, द्वंद्व और सहयोग के मुद्दे जो हैं वो निम्नलिखित में से किस विद्या के सर्वाधिक संगत हैं। और जो भूमिका और द्वंद्व जो चीज़ें हैं, सहयोग की जो मुद्दे हैं, ये अगर हम लोग शैक्षिक समाज शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें बहुत से स्ट्रक्चर होते हैं। विद्यालय होता है और बहुत से घर की बात होती है, परिवार की बात होती है, एक बहुत सी संस्थाओं की बात होती है। तो उसमें भी भूमिका होती हैं, उनके द्वंद्व होते हैं, उनके सहयोग होते हैं आपस में। तो ये जो मुद्दे हैं ये कहाँ होते हैं? ये होते हैं शैक्षिक समाजशास्त्र में, ये मुद्दे होते हैं। तो इसीलिए आपका जो है ये जो सेकंड है इसका ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है आपका कि शिक्षा समाजशास्त्रियों के अनुसार शिक्षा की भूमिका में निम्नलिखित में से किस पर बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एक तो शिक्षा समाजशास्त्री है वो, एक तो ये बात हो गई, और शिक्षा की भूमिका पे बात कर रहे हैं कि शिक्षा की भूमिका में किस पर बल देना चाहिए। तो बात ऐसी होनी चाहिए जो कि समाज से भी रिलेट करे। तो जो अगर हम इसको ऑप्शन को ध्यान से देखते हैं तो जो सेकंड वाला ऑप्शन है कि शिक्षा जगत के प्रतिभागी यानी कि जो उसमें विद्यार्थी हैं जो हैं उनमें सांस्कृतिक भाव उत्पन्न करना। संस्कृति क्या है? संस्कृति समाज से रिलेटेड है। तो शिक्षा जगत के प्रतिभागियों में सांस्कृतिक भाव उत्पन्न किया जाना, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका ठीक है। तो आपका सेकंड वाला ठीक है। अगला है कि शिक्षा को सामाजिक तंत्र का उपतंत्र माना जाता है क्योंकि। अब शिक्षा जो है सामाजिक तंत्र बड़ा है, सामाजिक तंत्र का उपतंत्र मानते हैं क्योंकि पूछा हुआ है। तो इसमें आपका क्यों माना जाता है? क्योंकि जो इसमें अनुकूलन है, इसमें अनुकूलन के संवर्धन हेतु सुपरिभाषित उद्देश्य और प्रक्रिया है। यानी कि जो शिक्षा है और जो सामाजिक तंत्र है, सामाजिक तंत्र में भी अनुकूलन है और संवर्धन हेतु उद्देश्य हैं, प्रक्रिया हैं, उसी तरह शिक्षा के भी हैं। तो जो आपका ये ऑप्शन है तीसरा वाला कि इसमें अनुकूलन के संवर्धन हेतु सुपरिभाषित उद्देश्य प्रक्रिया, ही बिल्कुल आपका ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका कि वर्टिकल मोबिलिटी विल बी सेड टू अकर व्हेन। यानी कि यहाँ पे बात हो रही है वर्टिकल मोबिलिटी, यानी कि जो एक समाज में गतिशीलता रहती है उसकी बात हो रही है। गतिशीलता कभी नीचे की तरफ होती है, कभी ऊपर की तरफ होती है। तो यहाँ वर्टिकल मोबिलिटी की बात हो रही है। तो ये अगर हम नीचे ऑप्शंस को देखते हैं तो इसमें से कौन सा इस बात को दर्शा रहा है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले है आपका पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। ये जो है ये आपकी मोबिलिटी है लेकिन वो वर्टिकल नहीं है। दूसरा है आपका पीपल मूव फ्रॉम वन सोशल पोजीशन टू अदर सोशल पोजीशन, ये भी नहीं है। तीसरा आपका है कि पीपल मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर सुपीरियर पोजीशन, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप एक टीचर हैं, टीचर से आपका जब प्रमोशन होता है, आप प्रधानाचार्य बनते हैं, तो ये आपका वर्टिकल मोबिलिटी है। तो ये जो है गतिशीलता है, एक तरीके से वर्टिकल गतिशीलता है। तो ये आपका जो तीसरा है ये बिल्कुल ठीक होगा। अगला क्वेश्चन 17 आपका 17 में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा और समाज के मध्य परस्पर संबंध को दर्शाता है। तो अगर इसको हम देखते हैं तो इसमें दोनों की बात हुई है, समाज की भी और शिक्षा की। यानी कि दोनों का कौन सा ऐसे इसमें आप पढ़ेंगे सेंटेंस कि वो दोनों के संबंध को दर्शा रहा है। तो पहला है शिक्षा सामाजिक तंत्र का लघु रूप है, ये भी बात ठीक है। समाज विद्यालयों के निर्माण हेतु योजना बनाता है, ये भी ठीक है। विद्यालय समाज को रचने वाला, ये भी ठीक है। चौथा आपका है समाज द्वारा विद्यालय का सृजन, इसके स्वयं
पुनः सृजन होने के लिए निमित्त है। ये बात इन सब से ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा वेटेज है इसमें। तो इसमें कहेंगे कि समाज द्वारा विद्यालय का सृजन और इसके स्वयं पुनः सृजन में निर्मित है, कि समाज जो है विद्यालय का सृजन करता है और उसी विद्यालय से इसका स्वयं का भी सृजन होता है। तो इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है आपका 4 वाला, ये बिल्कुल ही ठीक है। अगला है आपका किशोरावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो इसमें आपका देखिए जो बच्चा होता है वो सबसे पहले परिवार उसकी पहली पाठशाला होती है। वहाँ पे अपनी माँ है, परिवार के लोग, उनसे हर चीज़ सीखता है धीरे धीरे। तो एक तरह से जो सामाजिकरण की प्रक्रिया हो जाती है वो एक तरह से परिवार में उसके शुरू होती है। तो पारिवारिक परिबोधन ये भी इसका ठीक होगा। धार्मिक संबद्धता ये कोई मतलब नहीं है इसमें। विद्यालय प्रणाली, इसमें भी बच्चा सामाजिकता सीखता है। और मित्र मंडली अंत्यक्रिया जो इंटरेक्शन होता है छात्रों का आपस में, दोस्तों में, तो वो भी उससे मित्र मंडली में भी वो सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा मिलता है। तो और पड़ोस मेहमान बाजी का कोई मतलब इसमें नहीं है। तो अगर इसको देखेंगे हम लोग तो ये आपका ए ठीक है इसमें, ए, सी और आपका डी, यानी कि इसके हिसाब से आपका जो तीसरा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक है। अब अगला है कि किसी विद्यालय का प्राचार्य पाठ्यक्रम से संबंधित बहुत से क्रियाकलाप का आयोजन करता है ताकि विद्यालय शिक्षकों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। तो ऐसे हस्तक्षेप के माध्यम से निम्नलिखित में से किसको बढ़ावा मिलता है। तो अगर इसमें देखिए बात की गई है अधिकतम भागीदारी की, बात की गई है छात्रों के और शिक्षकों की। तो अगर हम इन सब नीचे ऑप्शनों को पढ़ते हैं तो किस में भागीदारी रहती है, किस ऑप्शन में हमको भागीदारी शब्द का ज़्यादा मिलता है। तो इसमें हम लोकतांत्रिक मूल्य में जो देखें, लोकतांत्रिक में, तो इसमें देखिए लोगों की भागीदारी रहती है। लोग इसमें सबको, जो लोग हैं वो अपना शासन के जो मंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, अपने शासन को चलाने वाले जो हैं आगे, उनको चुनते हैं, नेताओं को चुनते हैं। तो जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं इसमें भागीदारी वाली जो बात है ऊपर कही गई ज़्यादा है, इसलिए ये बिल्कुल इसमें ऑप्शन मिलता जुलता है आपका। तीसरा है आपका अगला क्वेश्चन है कि 20, इसमें बताया गया जो विचार हैं आपके, जो विचार और मूल्य, जो विचार और मूल्य साहित्य को प्रदर्शित करने वाले परिवर्तन को निम्नलिखित में से किसकी संज्ञा दी जा सकती है। यानी कि जो विचार आपके हैं, जो मूल्य हैं, साहित्य को प्रदर्शित करने वाले परिवर्तन जो हो रहा है, अगर विचार में परिवर्तन है, मूल्य में परिवर्तन है, साहित्य में परिवर्तन है, तो इसको क्या संज्ञा, कौन सी संज्ञा दी जा सकती है। इसको अलंकारिक संज्ञा परिवर्तन कहा जा सकता है, या अर्थात परक परिवर्तन कहा जा सकता है, विश्वव्यापी परिवर्तन कहा जा सकता है, नहीं, इनको अभौतिक परिवर्तन कहा जा सकता है। क्योंकि विचारों को भी हम लोग भौतिक रूप से नहीं दे सकते, मूल्यों को भी नहीं दे सकते, और साहित्य को जो प्रदर्शित करने वाले परिवर्तन को नहीं दे सकते। तो इसीलिए ये आपका अभौतिक परिवर्तन जो है बिल्कुल ठीक होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका 21, इसमें है सामाजिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अवस्था की विशेषता में तीव्र आत्म अभिगता होती है। तो अगर हम इसका देखें तो जो तीव्र आपकी, हाँ, इसमें है इंटेंस सेल्फ अवेयरनेस। इसमें जो है ये आपका होगा, यानी कि अपने बारे में जानने की बहुत उत्सुकता होती है। तो अगर इसको देखें हम लोग, तीव्र आत्म अभिज्ञता मैंने अपने बारे में बहुत, अगर आपने ये देखा होगा बच्चों कि अगर जो छोटे बच्चे होते हैं या किशोरावस्था में आपने देखा होगा
कि अगर किशोरावस्था की उम्र के जो बच्चे होते हैं, अगर उनको छोटी सी बात भी कह दी जाए तो अपने पे ले लेते हैं, अपने पे उनको बहुत जल्दी बुरा लग जाता है। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे हम लोग, तो ये जो आपका ऑप्शन 3 है ये बिल्कुल इसका ठीक है। अगला है किशोरावस्था के दौरान जो संवेगात्मक विकास की लाक्षणिक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? जो किशोरावस्था में संवेग पूछ रहे हैं, संवेग का मतलब होता है ऐसे जैसे क्रोध है आपका, या एक तरह से जो तुरंत अपना वो करते हैं, हावी हो जाते हैं, क्रोध हो गया, खुशी हो गई, और या दया, ये जो भावनाएं हैं एक तरीके से वो संवेग हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो किशोरावस्था के दौरान कौन से जो संवेग होते हैं वो जो विशेषता बताते हैं। तो किशोरावस्था में इसमें अगर देखें हम लोग, तो पहला है परिवार में भाई बहनों के प्रति, स्कूल में समकक्षों के प्रति ईर्ष्या, ये तो होता ही है। और तीसरा है पर्यावरण से संबंधित वस्तुओं के प्रति जिज्ञासा, ये भी है। और स्कूल तथा व्यक्तिगत मामलों के बारे में चिंता व्यक्त करने के प्रति, ये सब है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा इसमें सुटेबल रहेगा हमारा आंसर, तो वो है सेकंड वाला कि अभिप्रेरणाओं में द्वंद्व। इस उम्र में, किशोरावस्था की उम्र को तूफान और झंझावात की अवस्था कहा गया है। बच्चा इसमें बहुत से परिवर्तनों से गुजर रहा होता है, चाहे शारीरिक परिवर्तन हो, चाहे मानसिक परिवर्तन हो। तो उस समय वो बहुत कोई भी उसको निर्णय लेना है, कोई भी अगर उसके मन में प्रेरणा आ रही है, रुचि आ रही है, तो वो बहुत उसमें कंफ्यूज रहता है, द्वंद्व रहता है, वो उसको चुन नहीं पाता। तो इसलिए अभिप्रेरणाओं में द्वंद्व जो है ये बिल्कुल इसका ठीक होगा आंसर। चलिए इस पे टिक कर देते हैं सेकंड वाला। अब अगला आपका है कि 23 कि निम्नलिखित में से थार्नडाइक द्वारा विकसित अधिगम के कौन से अधीनस्थ नियम पावलोव के क्लासिक जो अनुबंध थ्योरी थी उनसे संबंधित है? तो ये जितने भी नीचे लिखे हुए हैं, बहु अनुक्रिया तत्वों की प्रबलता, सहचार्यात्मक अंतरण, सादृश्य द्वारा अनुक्रिया, ये सभी अधीनस्थ नियम हैं किसके? थार्नडाइक के। तो ये कह रहे हैं कि जो पावलोव की जो शास्त्रीय अनुबंध की थ्योरी है उससे कौन सा मैच कर रहा है? तो उसमें ये जो आपका तीसरा वाला है सहचार्यात्मक अंतरण, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें दोनों ने बात इस पे चर्चा की है। अब आपका जो 24 है ये बहुत ही कंफ्यूजन वाला और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अब बच्चों इतना समय नहीं कि ये मैं टॉपिक अभी मैंने कवर नहीं कराया है, क्योंकि अब आप लोगों के पेपर भी आ गए हैं, तो इसलिए इसी में मैं आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो इनकी थ्योरी है अधिगम की, पावलोव की, इन्होंने ये इनकी थ्योरी है। ये बच्चों इनकी जो थ्योरी है इसमें ये अनुबंध की बात करते हैं। इसमें और इसमें CS की बात करते हैं, इनकी अनुकूलित अनुबंध की बात कर रहे हो, अनाकूलित अनुबंध की बात कर रहे हैं। तो वो आपका जो है इसमें जो अनुकूलित आपका है वो है भोजन, जो उन्होंने अपना अधिगम का किया था, एक थ्योरी हम लोगों को दी है। तो उसमें वो बात करते हैं, अनुबंध की बात करते हैं। तो उसमें अनुकूलित था आपका, इसमें आपका अनुकूलित उत्तेजना और अननुकूलित उत्तेजना की बात होती है। इसमें आपको US दिया हुआ है, CS दिया हुआ है। तो जो ये CS है आपका, ये है आपका कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, ये CS आपका हो गया। और ये क्या चीज़ है? ये है भोजन, जो उन्होंने आप जो परीक्षण किया था कुत्ते के ऊपर, तो ये जो है भोजन है आपका, ठीक है। अनुबंधित CS यानी कि अनुबंधित उद्दीपक जो है आपका वो भोजन है। दूसरा है अनुबंधित उद्दीपक US यानी कि अनकंडीशन स्टिमुलस, ये आपका जो है वो जो घंटी उन्होंने बजाई थी बाद में वो है,
पहले तो इन दोनों चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। फिर अब हम पढ़ते हैं कि अनुबंध कौन कौन से प्रकार के हैं। तो पहला है आपका अग्रवर्ती अनुबंध। तो इसमें जो बताते हैं, इसमें जिस अनुबंध की बात हो रही है तो अग्रवर्ती मतलब कि जो पहले जो बात हो रही है, इसका जो तीसरा है अग्रवर्ती में, जो तीसरा आप देखिए, इसमें कह रहे हैं कि जो CS है अग्रवर्ती अनुबंध में, ये होता है जो CS होता है, यानी कि जो भोजन होता है वो घंटी से पहले दे दिया जाता है। यूएस से पहले CS को पेश कर दिया जाता है, पहले आ जाता है। इसको हम लोग अग्रवर्ती अनुबंध कहते हैं। दूसरा आपका है सहसमायिक अनुबंध। इसमें सहसमायिक मतलब साथ साथ, इसमें दोनों चीज़ें साथ साथ होती हैं। तो अगर सेकंड वाला आप देखेंगे कि CS और US एक साथ प्रारंभ और समाप्त होते हैं, तो ये दोनों, ये जो B वाला ऑप्शन है इसका जो आपका सेकंड है इससे मैच कर देंगे कि CS और US एक साथ प्रारंभ और समाप्त होते हैं। अब जो तीसरा वाला है आपका चिन्ह अनुबंधन को आप मिलाएंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो CS है आपका वो समाप्त होने पर, यानी कि भोजन समाप्त होने पर, CS समाप्त होने के पश्चात US यानी कि अनकंडीशन जो है, यानी कि जो घंटी है वो आपकी बजाई जाती है। इसमें ये आपका जो आपका ट्रेस कंडीशनिंग है, इसमें ये होता है कि पहले इसमें आपका CS ख़त्म होने पर US दिया जाता है, यानी CS समाप्त होने के पश्चात US प्रस्तुत किया जाता है। ये आपका चिन्ह अनुबंधन है। अब आखिरी आपका है पश्चवर्ती अनुबंधन। तो इसमें ये होता है, इसमें जो आपका घंटी है यानी कि US जो है वो पहले बजा दिया जाता है और US CS से पहले आता है, यानी कि अनकंडीशन जो उद्दीपक आपका है, अनुबंधित उद्दीपक जो है वो पहले आता है और CS से पहले आता है। तो ये आपका पहला वाला ठीक है। अगर इसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो इसका हम लोगों का जो ऑप्शन है वो D ऑप्शन, यानी कि ये आपका 4 जो है 4 बिल्कुल ठीक है। अब आपका 25 जो क्वेश्चन है उसमें देखिए, उसमें जो पियाजे थे उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं बताई थी और उन्हें प्रयोग किया था अपने बच्चों के ऊपर। तो इसमें इन्होंने विकास की अवस्थाएं बताई थी, उसी के हिसाब से इसमें पूछा गया है कि जो ये अवस्थाएं एक तरफ दी गई हैं, एक तरफ उनकी विशेषताएं दी गई हैं उस अवस्था से संबंधित। तो पहला आपका जो है संवेदी प्रेरक अवस्था है, ये आपका वस्तु स्थायित्व से मिलाएंगे। और दूसरा आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो इसको आप मिलाएंगे 4 से पार निगमात्मक तर्क। और आपका C जो है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, इसको आप मिलाएंगे प्रत्यावर्तन को समझने की योग्यता। और आपका जो आखिरी है रूप संक्रियात्मक अवस्था, इसको परिकल्पना करना और परिकल्पना परीक्षण करना, इससे मिलाएंगे। तो ये इन जैसे आपका पहला है संवेदी प्रेरक अवस्था, ये 0 से 2 तक होती है। आपका पूर्व जो है ये 2 से 4 तक होता है। ऐसे ऐसे अवस्थाओं के बारे में बताया हुआ है। तो अगर इसकी हिंदी वाली टर्म देखेंगे तो उसमें आप प्राय कंफ्यूज रहेंगे, कभी कभी इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। लेकिन आप लोग जब इसको समझेंगे तो इंग्लिश की जो टर्म्स हैं उनको ही देखिएगा, वो प्राय एक ही जैसी रहती हैं, आपको समझने में आसानी होगी। जैसे सेंसरी मोटर स्टेज में आप लोग ऑब्जेक्ट वाला जो है इस पर टिक करेंगे, और प्री ऑप्शनल स्टेज पे आप लोग देखेंगे जो ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है, इस पर टिक करेंगे। कंक्रीट जो ऑपरेशन स्टेज है, इस पर एबिलिटी ऑफ कंप्रेहेंड ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इस पर करेंगे। और जो आपका
डी है फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज को हाइपोथेसिस मेकिंग एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो है इससे मैच करेंगे। तो इस तरीके से इसके हिसाब से आपका देखा जाए तो जो आपका जो सेकंड है यानी कि ये बिल्कुल आपका ठीक है। तो बच्चों ये इसका 2017 जनवरी का जो सॉल्व पेपर है यानी कि प्रीवियस पेपर है उसका ये पहला पार्ट है और उसका दूसरा पार्ट बच्चों अब इसके बाद कराएंगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट के द्वारा बताइए। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो निसंकोच होकर आप लोग कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, हम दोबारा उसको करा देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।